नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर, आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विषय संक्रिया विज्ञान के अंतर्गत अध्याय परिवहन प्रतिरूप में आने वाली बोगल की अनुमान विधि को एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करूंगा। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक प्रश्न दिया हुआ है और लिखा है कि निम्न प्रश्न को बोगल अनुमान विधि से हल करिए। इस प्रश्न में आप देखें तो लेफ्ट साइड पे 3 सप्लाई सेंटर वेयर हाउसेस दिए हैं, गोडाउन दिए हैं W1, W2, W3 और ऊपर कॉलम वाइज 3 शहर A, B, C दिए हुए हैं। तीनों शहरों की जो डिमांड है A की 105, B की 30, C की 90 और तीनों गोदामों की जो सप्लाई है, आपूर्ति की मात्रा दे रखी है W1 की 100, W2 की 25, W3 की 75 और बीच के भाग में प्रत्येक गोदाम से प्रत्येक मांग केंद्र को प्रति इकाई भेजने पर लगने वाली परिवहन लागत दी हुई। अब इस प्रश्न में सर्वप्रथम आप देखें तो हमारे पास जो W1, W2, W3 की जो सप्लाई है, कुल सप्लाई का योग है 100 + 25 + 75 बराबर 200 इकाई और तीनों मांग केंद्र A की मांग 105, B की 30 और C की 90, इस तरह से तीनों मांग केंद्रों की कुल मांग है 225 इकाइयों की, यानी डिमांड 225 की है, सप्लाई 200 इकाइयों की है। तो आपको पूर्व में जैसा आपको बताया जा चुका है, आपको ध्यान होगा कि ऐसी परिवहन समस्या को हल करने से पूर्व सबसे पहले एक आवश्यक शर्त मान्यता यही है कि परिवहन समस्या संतुलित होनी चाहिए। अर्थात संतुलित का मतलब उसके मांग और सप्लाई बराबर होनी चाहिए, जबकि इस प्रश्न में मांग और सप्लाई में फर्क है, अंतर है, इसलिए यह समस्या अभी असंतुलित परिवहन समस्या है। तो असंतुलित परिवहन समस्या को हल करने से पूर्व सर्वप्रथम हम इसमें या तो सप्लाई अगर ज़्यादा है तो डमी डिमांड सेंटर मानेंगे और यदि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो फिर एक डमी सप्लाई सेंटर मान करके और उस डमी डिमांड या सप्लाई सेंटर की डिमांड या सप्लाई उतनी इकाई मानी जाएगी जो इसकी कुल वास्तविक मांग पूर्ति का अंतर है। तो यहाँ पर इसकी जो कुल डिमांड 225 है और कुल सप्लाई 200 यूनिट है, लिहाजा हम एक चौथा सप्लाई सेंटर डमी मानेंगे और जिसकी जो सप्लाई की मात्रा होगी वो 225 इकाइयों की हो, उसकी सप्लाई की मात्रा 25 इकाइयों की होगी, 225 - 200 बराबर 25 इकाइयों की। अब इसको आगे हम अगली स्लाइड में इसको सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया, 3 सप्लाई सेंटर W1, W2, W3, एक उनके नीचे चौथी रो और बनी हुई है जिसके आगे लिखा हुआ है डमी, और इस डमी सप्लाई सेंटर जो है इसकी टोटल सप्लाई की मात्रा हमने वो डिफरेंस जो था 225 - 200 का 25 इकाई मान ली इसकी सप्लाई होगी। दूसरी बात, अब इस डमी सप्लाई सेंटर से प्रत्येक डिमांड सेंटर को प्रति इकाई भेजने की लागत क्या माने, तो इसको भी पूर्व में बताया था, फिर दोबारा आप याद रखेंगे। यह प्रति इकाई लागत डमी सेंटर की जो प्रति इकाई लागत है वह या तो अत्यधिक होगी या न्यूनतम जीरो, सामान्यतः इसको जीरो मान लेना चाहिए, न्यूनतम मान लेना चाहिए। तो हमने इसको तीनों की प्रति इकाई लागत 0 लिखा रखी है। बीच का जो सारणी का हिस्सा है उसके प्रत्येक सेल के राइट साइड कॉर्नर पर जो है वह प्रति यूनिट परिवहन लागत, प्रति इकाई परिवहन लागत दिखा रखी है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, इसको हल करने की। जैसा मैंने इसकी थ्योरी में आपको बताया था कि भाई बोगल अनुमान विधि जो है, बोगल अनुमान विधि परिवहन समस्याओं को हल करने की ज्यादा वैज्ञानिक विधि है। इसके प्रत्येक चरण में हम कॉलम अंतर व पंक्ति अंतर ज्ञात करेंगे। तो आप देखें इस मेन तालिका वन के दाईं ओर हमने 4 कॉलम अंतर के कॉलम बना रखे हैं और 4 चरण के नीचे ही आप देखें
तो पंक्ति अंतर के 4 चरण हमने बना रखे हैं, 4 पंक्तियां बना रखी है पंक्ति अंतर के लिए। तो सर्वप्रथम हम इनके कॉलम अंतर के पहले कॉलम में और पंक्ति अंतर की पहली पंक्ति में कैसे फिगर आएंगी आप देखेंगे। तो पहले चरण में ये बताया कि प्रथम आपूर्ति केंद्र से विभिन्न मांग केंद्रों को भेजी जाने वाली प्रति इकाई परिवहन लागत में से 2 सबसे छोटी जो लागत है उनका अंतर कॉलम अंतर में लिखेंगे। तो यहाँ आप देखें 5, 10, 2, तो 10 सबसे बड़ा है तो 2 सबसे छोटी लागतें रह गई W1 से माल भेजने की 5 और 2, और इनका अंतर आता है 3, इसलिए कॉलम अंतर का जो पहला कॉलम है उसमें हमने अंतर लिख दिया 3। इसी तरीके से W2 पर चलें, 3, 7, 5, यानी तो सबसे छोटी लागत हुई 3 और 5, इन 3 और 5 का अंतर 2, उसमें लिख देंगे। इसी प्रकार से आगे चलें, W3 से प्रति इकाई माल भेजने की लागत है 6, 8 और 4 रुपए प्रति इकाई। सबसे छोटी 2 लागतें रह गई 6 और 4, 8 सबसे बड़ी है तो 6 और 4 का अंतर 2 हमने यहाँ लिख दिया इधर कॉलम अंतर के कॉलम में। नेक्स्ट उसके नीचे सबकी लागत 0, 0 है, छोटी भी 0 बड़ी भी 0, अंतर निकालेंगे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तो हमने कॉलम अंतर निकाला। अब हम नीचे चलते हैं पंक्ति अंतर की तरफ। तो ऊपर जो पहला कॉलम है इसमें 4 पंक्तियां हैं, W1, W2, W3, W4, W4 की जगह डमी। तो इनकी प्रति इकाई परिवहन लागत है 5, 3, 6, 0। तो 5 और 6 तो बड़ी हैं जी, 3 और 0 2 सबसे छोटी लागतें हैं, इनका अंतर जो है 3 हमने नीचे लिख दिया पहली पंक्ति में, पंक्ति अंतर की पहली पंक्ति के पहले कॉलम में 3। इसी तरीके से दूसरे में चलें, 10, 7, 8, 0, तो 10 और 8 तो बड़ी हो गई, 7 और 0 सबसे छोटी 2 लागतें रह गई, इनका अंतर 7 और 0 का 7। इसी तरीके से पंक्ति अंतर के तीसरे कॉलम में आप चलें तो 2, 5, 4, 0 में से 5 और 4 तो बड़ी हैं, सबसे छोटी जो 2 लागतें हैं 2 और 0, इनका अंतर आ गया 2, हमने नीचे लिख दिया। तो ये एक चरण हुआ पूरा जिसमें हमने प्रत्येक पंक्ति के सामने पंक्तियां कॉलम अंतर में लिख दिया और प्रत्येक कॉलम के नीचे पंक्ति अंतर में उसके फिगर लिख दिया हमने। अब अगला इसके साथ अब अगली बात यह है कि इस प्रकार पहले चरण में जो आपने कॉलम अंतर और पंक्ति अंतर ज्ञात किए हैं उनमें से सर्वाधिक अंतर वाली राशि क्या है। तो इधर देखें 3, 2, 0, इधर देखें 3, 7, 2, तो सबसे बड़ा मूल्य हुआ 7। तो अब इसके ऊपर वाले कॉलम में जाएंगे हम, सब अर्थात कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम इस सेल में इसके ऊपर वाला जो कॉलम है उसमें आवंटन करेंगे। अब 7 के ऊपर जाके देखें तो हमने कहा कि तत्पश्चात सर्वाधिक अंतर वाली सबसे बड़ा जो अंतर मूल्य है उसके कॉलम या संबंधित पंक्ति में उस सेल का चुनाव करिए जो सबसे छोटी हो, जिसकी लागत सबसे कम हो। तो 10, 7, 8 और 0 में से सबसे कम लागत है 0। तो लिहाजा अब हम इस सेल में, सेल कौन सा है, डमी से बी को, डमी से बी को जो सेल है, डमी टू बी जो सेल है उसकी सबसे कम लागत 0 है। अब उसमें इकाई देनी है, कितनी इकाई देंगे, तो डमी सेंटर के पास सप्लाई इसके राइट साइड में है 25 इकाइयों की और बी की डिमांड है 30। तो संबंधित सेल के पास उपलब्ध आपूर्ति या संबंधित मांग केंद्र की मांग जो दोनों में से कम, तो 30 और 25 में से कम है 25 इकाइयां, लिहाजा यहाँ 25 इकाई हम आवंटित कर देंगे। 25 इकाई दे देंगे, इसका मतलब डमी सेंटर की जो सप्लाई थी वो पूरी यहाँ हमारी पूरी हो गई है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर डॉट 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 लगाया नहीं इस रो को काटने के लिए, लेकिन व्यवहार में प्रैक्टिकल में आप चाहेंगे तो इसको डॉट डॉट लगा के काट देंगे। तो इसलिए आगे आप देखेंगे कॉलम अंतर वाले अगले कॉलमों में, पहले कॉलम में कॉलम अंतर के पहले कॉलम में 0 है, लेकिन चूंकि इसकी डिमांड पूरी, इसकी सप्लाई खत्म हो गई, लिहाजा आगे हमने डैश डैश में लगा दिया। अब हम चलते हैं ऊपर वापस दूसरे चरण में, वही कॉलम अंतर और पंक्ति अंतर ज्ञात करने का। तो चूंकि पहले W1 की तीनों कॉलम में वही वैल्यू आ जाएगी, 5 और 2 का अंतर 3, 3 और 5 का अंतर 2 और 6 और 4 का अंतर 2। लेकिन चूंकि डमी जो सेंटर है, सप्लाई सेंटर है, इसकी डिमांड, इसकी पूरी सप्लाई हम बी को दे चुके हैं, लिहाजा इसको आगे हम अपने गणना में शामिल नहीं करेंगे, इसलिए इधर डैश लगा दिया। और अब ये जो डमी सेंटर है इसको पंक्ति अंतर में भी इसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो जब हम ए
के जो 3 सप्लाई सेंटरों से माल आने हैं डमी को छोड़ करके, तो उनका मूल्य है 5, 3, 6। तो दो छोटे मूल्य हुए, जो छोटी लागतें हुई, सर्वाधिक न्यूनतम जो छोटी लागत है 5 और 3 का अंतर 2 नीचे लिख देंगे दूसरे चरण में, पंक्ति अंतर की दूसरी पंक्ति में। इसी तरीके से 10, 7, 8 सबसे छोटी राशियां, 7 और 8 का अंतर 1। इसी तरीके से अगले चरण में चलेंगे आप, इसी में सी के नीचे 2, 5 और 4, तो सबसे छोटी जो राशियां हुई 2 और 4, दोनों का अंतर आएगा 2 इकाई, 2 रुपए एक तरीके से। तो दूसरे चरण में जो अंतर आ रहा है, कॉलम अंतर का जो दूसरा कॉलम है 3, 2, 2, और पंक्ति अंतर की दूसरी पंक्ति है 2, 1, 2, तो सबसे बड़ी जो अंतर की राशि वो 3 है आपकी। तो 3 के आगे आप इस रो में चलेंगे, तो 3 के आगे इस रो में हमने चलें तो इसमें न्यूनतम लागत, जिसकी प्रति इकाई परिवहन लागत न्यूनतम, उस सेल का चुनाव करेंगे, और वो सेल हमें मिलता है W1C, यानी W1 से C को माल भेजने की प्रति इकाई परिवहन लागत 2 रुपए है, जो कि A और B को भेजे जाने वाले माल की प्रति इकाई लागत की तुलना में कम है। अतः यहां हम W1C सेल में इकाई आवंटित करेंगे। फिर क्वेश्चन ये आता है कितनी इकाइयों का आवंटन होगा। तो जैसा पूर्व में बताया था कि भाई इस C की डिमांड नीचे देखें 90 इकाइयां, और W1 के पास टोटल सप्लाई कितनी, 100 इकाइयां। तो संबंधित सेल की जो डिमांड सेंटर है उसकी डिमांड और संबंधित सेल की सप्लाई सेंटर की सप्लाई जो दोनों में से कम हो, तो लिहाजा 100 और 90 में से कम है 90, तो लिहाजा इस W1 से C सेल को, जो सेल है इसमें हम 90 इकाइयों का बीच में लिख करके हमने ये आवंटन कर दिया। अब 90 इकाइयां इसको देते ही C सेल की मांग भी 90 इकाइयां, तो लिहाजा अब C को हमें कोई माल नहीं देना है। तो इस C जो कॉलम है, इस पूरे कॉलम में ऊपर से नीचे तक हम डॉट डॉट लगा करके क्रॉस लगा देते हैं, काट देते हैं, यानी इस सेल को आगे की गणना में शामिल नहीं करेंगे। तो नीचे आप देखेंगे तीसरे और चौथे चरण का जो पंक्ति अंतर है उसमें हमने यहाँ पे डैश डैश लगा दिया, क्योंकि इस सेल की इकाई डिमांड पूरी हो चुकी है। अब हम तीसरे चरण में चलते हैं, कॉलम अंतर का जो तीसरा कॉलम है उसकी गणना। अब चूंकि सी कॉलम की मांग, सी जो मांग केंद्र है उसकी मांग पूरी हो चुकी है, तो अब केवल जो प्रतिस्पर्धी जो रह गए हमारे पास, 2 डिमांड सेंटर रह गए A और B, और W1 से A को और B को माल भेजने की लागत है 5 और 10, इसका अंतर हुआ 5, तो तीसरे कॉलम अंतर के तीसरे कॉलम में 5। W2 से A और B को माल भेजने की लागत है 3 और 7, तो उसका अंतर हुआ 4, तो तीसरे कॉलम अंतर के तीसरे कॉलम में और दूसरी रो में हमने लिख दिया 4। और W3 से A और B को माल भेजने की प्रति इकाई लागत है 6 और 8, तो इनका अंतर हुआ 2, तो ये हमने यहाँ 2 लिख दिया। और डमी वाला जो सप्लाई सेंटर हो पहले अपनी पूरी सप्लाई दे चुका है, लिहाजा इसके नीचे डैश आ जाएगा। इसी तरीके से अब तीसरे चरण में हम नीचे चलेंगे, तो वही A को माल भेजने वाले 3 सेंटर W1, W2, W3, 5, 3, 6, तो 2 सबसे छोटी रहेगी, 5 और 3 का अंतर 2, 10, 7, 8, 10 को छोड़ दें, 7 और 8 का अंतर 1, और C की डिमांड पूरी हो चुकी है इसलिए डैश। तो अब जो तीसरा चरण है इसमें तीसरे कॉलम अंतर के तीसरे कॉलम में है 5, 4, 2 डैश, और पंक्ति अंतर की तीसरी पंक्ति में 2, 1 डैश, तो लिहाजा सबसे बड़ा अंतर मूल्य जो है वह है 5। 5 का मतलब W1 पंक्ति। तो कहने का मतलब ये बात को बताता है कि भाई अभी हमें W1 पंक्ति में इकाइयां आवंटित करनी है। तो W1 पंक्ति में पहले हमने इकाई आवंटित की थी, इससे पिछले चरण में C मांग केंद्र को 90 इकाई दे दी। तो W1 के पास टोटल सप्लाई जो है वह 100 इकाइयों की है, और 100 में से 90 इकाई जो है वह C केंद्र को W1 दे चुका पहले से। तो लिहाजा अब W1 के पास जो इकाइयों की मात्रा शेष बचती है वह 10 इकाइयों की रहती है। अब प्रश्न आता है कि ये 10 इकाइयां किसको देगी, तो फिर वही चरण है कि भाई उस रो में जो न्यूनतम, तो C को छोड़ दें तो A और B की जो प्रति इकाई लागत है, परिवहन लागत है, वो 5 और 10 है, तो लिहाजा 5 कम है 10 की तुलना में, लिहाजा वो 10 इकाई हम यहाँ पर W1 को अलॉट कर देंगे। और W1 को अलॉट करने के साथ W1 A सेल में अलॉट कर देंगे, और इस तरह से यहाँ अलॉट करने के साथ ही
W1 जो हमारी आपूर्ति केंद्र है, इसकी टोटल जो सप्लाई है वह खत्म हो गई, लिहाजा जैसे डमी को काटा ऐसे ही W1 सेल को आगे हम डैश लगा देंगे। तो आप देखें 5 के आगे वहां डैश लगा दिया हमने। अब चौथे चरण पे चलते हैं। चौथे चरण में चलें तो C तो कट गया, A और B, W2 से A और B की जो प्रति इकाई लागत है, परिवहन लागत 3 और 7 का अंतर 4 आ गया। W3 से A और B को माल भेजने की प्रति इकाई परिवहन लागत का अंतर 6 और 8 का अंतर आएगा 2, और डमी कट चुका, पूरी सप्लाई हो चुकी, इसलिए डैश। चौथे चरण में पंक्ति अंतर की चौथी पंक्ति में आप देखें तो W1 खत्म हो गया, डमी खत्म हो गया, तो रह गए W2 और W3। तो A को W2 से और W3 से प्रति इकाई माल भेजने की लागत 3 और 6, इसका अंतर आएगा 3। ऐसे ही B को W2 और W3 से माल भेजने की लागत 7 और 8, अंतर आएगा 1। अब इस चौथे चरण में आप देखें तो कॉलम अंतर के जो अंतर के मूल्य हैं वो 4 और 2, पंक्ति अंतर में अंतर के मूल्य हैं 3 और 1, लिहाजा इन दोनों में सबसे बड़ा मूल्य है 4। तो 4 के आगे वाली रो में हम चलेंगे। W2 रो जो है वो है हमारी 4 के आगे वाली रो है, और W2 के पास टोटल सप्लाई 25 इकाइयों की है। W2 के आगे आप देखें उपलब्ध मात्रा वो 25 इकाइयों की है। अब प्रश्न आता है, C की मांग तो पहले पूरी हो चुकी, अब W2 इन 25 इकाइयों में से किसको देगा? तो जिसकी लागत कम होगी, तो A की लागत 3, B की लागत 7, लिहाजा W2 जो आपूर्ति केंद्र है वह अपनी 25 इकाइयों में से, या जो भी इकाइयां इसकी बनेंगी, वह 3 यानी A जो सेल है, W2 से A को जो माल भेजने वाला सेल है उसमें आवंटित करेगा। तो अब इसके पास उपलब्ध मात्रा तो है 25, लेकिन A की टोटल डिमांड नीचे आप देखेंगे तो A की टोटल डिमांड है 105। 105 में से इससे पिछले चरण में, तीसरे चरण में हम 10 इकाइयां तो A को W1 से दे चुके, तो एक तरीके से A की अभी डिमांड बचती है 95 यूनिट की। A की रिमेनिंग डिमांड इस स्टेज पर 95 यूनिट है, W2 की सप्लाई 25 यूनिट है, लिहाजा दोनों में से जो कम है 25 में से कम है 25 इकाइयां, लिहाजा ये 25 इकाइयां हम W2 से A सेल में लिख देंगे। अब 25 इकाइयों को लिखने के साथ ही W2 क्रॉस हो गया, W1 क्रॉस हो गया, डमी पहले क्रॉस हो गया, तो अब बचा W3 सेल। अब W3 सेल के पास सप्लाई कितनी है? 75, और A को 95 में से 10 पहले में मिल गई, W1 से मिल गई, 25 W2 से मिल गई, तो 35 मिल गई। तो A की अभी डिमांड कितनी बची? 70 इकाइयों की, तो लिहाजा W3 से A सेल में तो 70 इकाई लिख देंगे। और W3 के पास टोटल सप्लाई है 75 इकाइयों की, जिसमें से उसने 70 इकाइयां A को दे दी, तो अभी बचती कितनी है? 5 इकाइयां। तो W3 से B सेल को रिमेनिंग लास्ट में जो भी बचेगा, कोई भी कॉलम बचे या अंतर बचे, उसको डिफरेंस के साथ हम समायोजित कर देंगे। तो कहने का मतलब W3 के पास 75 में से 70 इकाइयां A को दे दी, तो 5 इकाइयां B को दे देंगे, और B को 25 इकाइयां डमी से मिल गई, तो 25 और 5 इस तरह से B की टोटल डिमांड पूरी हो गई 30 इकाइयों की। और इस तरीके से यह हमारा प्राथमिक संभाव्य हल आ गया है। अब यह हल अनुकूलतम हल है अथवा नहीं है, इसकी चर्चा अगले चरण में हम करेंगे। धन्यवाद।